बीजेपी ने रचा आरक्षण चक्रव्यूह, लक्ष्य पर लगे राहुल के 3 तीर। अब ये सब पढ़कर आपको महाभारत के दौर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2024 के सियासी खेल को समझने की जरूरत है। अब देखिए, महिला बिल पास तो हो गया है, महिला आरक्षण बिल, या मैं कहूं नारी शक्ति वंदन, लेकिन ओबीसी कोटे पर आकर पूरा मुद्दा अटक गया है, ओबीसी आरक्षण, और विपक्ष ने इस पर बीजेपी को पूरी तरीके से घेर रखा है। अब देखा जाए तो कांग्रेस का तो सपना ही था कि महिला आरक्षण बिल को पास कराया जाए, लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां विरोध में थी और 27 सालों से इस बिल को पास नहीं होने दिया। तो देखा जाए तो एक तरीके से मोदी सरकार ने कांग्रेस का एक काम हल्का कर दिया है, लेकिन इस पूरी घटना ने 2024 के चुनावों को और उलझा दिया है। वो कैसे, वो आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप समझिए कि ओबीसी आरक्षण से क्यों बच रही है बीजेपी। राहुल ने कौन से ऐसे 3 तीर चला दिए हैं बीजेपी के चक्रव्यूह में। तीसरा है कि सरकार ने क्यों छुपाई एसईसीसी की रिपोर्ट। चौथा है कि इंडिया को यानी विपक्षी गठबंधन को जातिगत जनगणना से क्या फायदा होने वाला है। और पांचवा है कि चुनावों में क्यों जरूरी है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। तो सबसे पहला है कि ओबीसी आरक्षण से क्यों बच रही है बीजेपी और जातिगत जनगणना से भी क्यों बच रही है। अब देखिए, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसमें एससी और एसटी के लिए तो कोटा है पर ओबीसी के लिए नहीं है, और इसी मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन बीजेपी सरकार यह कह रही है, जब आप अपना बिल लाए थे, जब महिला आरक्षण बिल लाई थी कांग्रेस, तब आप कर देते ओबीसी को ऐड, तब आपने क्यों नहीं किया। तो इस पे ओबीसी कोटे पर ये लड़ाई चल रही है, और बीजेपी को डर है कि कहीं मंडल कमीशन 2.0 ना बन जाए। अब मैं आपको बताऊं कि जब पहली मंडल कमीशन बनी थी, ये 80 के दशक की बात है, तब ये जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आपकी जदयू, उनका उदय हुआ था। क्षेत्रीय पार्टी के मुद्दे अब नेशनल पॉलिटिक्स में आने लगे थे। तो बीजेपी को यही डर है कि कहीं क्षेत्रीय पार्टियां इस जातिगत जनगणना से और ओबीसी आरक्षण से वापस से मजबूत ना हो जाएं, और अगर मजबूत हो जाएंगी तो क्षेत्रीय पार्टियों के मजबूत होने पर क्या होगा, इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा, और ये बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। फिर है कि अगड़ी जातियों के वोटर होंगे नाराज। अब अगर आपने ओबीसी आरक्षण दे दिया, फिर आपने जातिगत जनगणना भी करा ली और दूसरी जातियों को लिए भी आपने आरक्षण दे दिए, तो जो आपकी सामान्य जाति है या अपर कास्ट है, वो बीजेपी से नाराज हो सकता है, और बीजेपी का जो हिंदू वोट बैंक है वो बिखर सकता है इससे। अब जातिगत जनगणना से बिखरेगा समाज और सिस्टम। अब देखिए, बीजेपी ये भी कहती है कि अगर हमने जातिगत जनगणना करा ली तो ऐसे तो बहुत सारी कास्ट हैं हमारी भारत में, तो ऐसे तो हर कोई जाति अपने लिए अलग से आरक्षण मांगेगी, और अगर हमने ओबीसी आरक्षण दे दिया तो उसके बाद पूरे सिस्टम में हमें फेरबदल करने पड़ेंगे। कितनी जगह आप आरक्षण बदलोगे, कितनी जगह आप रिजर्वेशंस बदलोगे। तो इसी कारण बीजेपी नहीं चाहती है और वो ओबीसी आरक्षण से बच रही है। तो दूसरा है कि राहुल ने कौन से 3 तीर चलाए हैं। तो देखिए, मेरी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि बीजेपी ने एक आरक्षण चक्रव्यूह रचने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचा होगा कि महिला आरक्षण बिल ला देते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों ने तो हमेशा से कांग्रेस पे इसका विरोध किया है, इसलिए 27 साल से ये बिल पास नहीं हो पाया, तो इंडिया गठबंधन में फूट आ जाएगी इस मुद्दे पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल का पहला तीर जो था वो था ओबीसी। ये जितनी भी इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं और कांग्रेस है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि आपने ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया। मोदी सरकार से ये कहा कि ठीक है, महिला आरक्षण बिल पर हम आपको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपने एससी एसटी का कोटा दिया है तो साथ में आपको ओबीसी का भी कोटा देना चाहिए था। तो ये तो था पहला तीर। अब दूसरा तीर, जातिगत जनगणना। इसी पूरी घटना पे इन विपक्षियों ने, इंडिया गठबंधन वालों ने जातिगत जनगणना का भी मुद्दा वापस से उठा दिया है कि सरकार क्यों ये कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहती है। राहुल का तीसरा तीर है महिला समर्थन, और कांग्रेस के लिए बोलने के लिए कि भैया हमने तो महिलाओं के लिए पहले भी आवाज उठाई थी, हम अब भी आवाज उठा रहे हैं, महिला बिल को हमने सपोर्ट किया है, और कांग्रेस तो वैसे भी महिलाओं को टिकट भी देती है, उनको आगे से आगे सारी उम्मीदवारी भी देती है। तो ये थे राहुल के 3 तीर। अब तीसरा है कि सरकार ने क्यों छुपाई एसईसीसी रिपोर्ट। अब देखिए, कुछ 2010 की बात है, जब क्षेत्रीय दलों की मांग पर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने एसईसीसी करवाया। एसईसी मतलब सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, जो कि हुई 2011 में। ये सब किया कांग्रेस सरकार ने क्षेत्रीय दलों के दबाव में। फिर 2013 में गिनती तो पूरी हुई पर पलट गई सरकार। ये जो 3 साल जो है, ये जो गिनती चली है
सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की। अब 2013 में इसकी गिनती पूरी हो गई, लेकिन जब तक तो ये पब्लिकली अपलोड करते हैं या पब्लिकली बताते हैं इस गिनती को, सरकार पलट गई और 2014 में मोदी सरकार आ गई। तो एससीसी में जो रिपोर्ट थी उस पर कहा जाता है कि 46 लाख कास्ट, इतनी जातियां अलग अलग थी देश में एससीसी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो 2016 में मोदी ने क्या किया कि एससीसी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं डाली। जो उस टाइम पे जितनी भी कैलकुलेशन हुई थी वो सब तो बता दी, लेकिन जो एससीसी की रिपोर्ट थी वो उन्होंने छुपाए और उसके आंकड़े आज तक भी पब्लिक नहीं है। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। अब एससीसी की रिपोर्ट के आंकड़े क्यों नहीं बताए गए, इस पर मोदी सरकार ने 3 तर्क दिए। तो पहला तो ये था कि जब 1931 में रिपोर्ट आई, कास्ट सेंसस हमें पता चले, तो उस टाइम पर तो तकरीबन 4000 जातियां थी। ये 2011 में 46 लाख के करीब कैसे पहुंच गई? तो मोदी सरकार का ये कहना था कि जो एससीसी की रिपोर्ट है इसमें काफ़ी खामियां हैं, गलत कैलकुलेशंस हुई है और इसके आधार पर हम ये पब्लिक डोमेन पर नहीं डाल सकते हैं और इसके आधार पर रिजर्वेशंस तो कतई नहीं दे सकते हैं। और दूसरा था कि ये जो है समाज को बांटने वाला कदम है, ये कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना, इसमें समाज में भेदभाव होगा। और तीसरा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखा जाए तो पूरा सिस्टम इससे बिगड़ सकता है। हर जाति को अलग रिजर्वेशन देना, हर जाति के लिए अलग से कुछ करना, ये मुमकिन नहीं है। अब चौथा है कि इंडिया गठबंधन को जातिगत जनगणना से क्या फायदा है। अब देखिए, साल 1931 में ओबीसी का जो आंकड़ा था वो 52% था और यही वो साल है तकरीबन 90 साल पहले जब कास्ट सेंसस हुआ था। फिर 2011 का सामाजिक आर्थिक जनगणना नहीं बताया। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब 2011 में मनमोहन सरकार ने एससीसी की रिपोर्ट बनवाई थी, उसका आंकड़ा अभी तक भी हमारे पास नहीं है। बदलना होगा 27% आरक्षण अगर इन केस हम जातिगत जनगणना करवा देते हैं। और अगर ओबीसी जो कि 1931 में ही 52% थे, और मैं आपको बता दूं कि संविधान में अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन दे रखा है, तो जब 1931 में ही वो 52% थे, तो अभी वाला जो 27% का आरक्षण है वो तो बदलना पड़ेगा हमें। पूरे सिस्टम को आपको जातिगत जनगणना के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा और बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन इस चीज से जो आपके इंडिया गठबंधन वाले हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको काफी फायदा होगा क्योंकि उनका पूरा मुद्दा ओबीसी और पिछड़ा वर्ग ही है। फिर है, कांग्रेस ने ओबीसी को महिला बिल में नहीं रखा। मैं आपको जैसे पहले बता रही थी, बीजेपी सरकार ये कहती है कि जब कांग्रेस ने महिला रिजर्वेशन बिल बनाया था तो क्यों नहीं ओबीसी को उसमें डाला था। लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है, क्योंकि अब वो इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दलों के साथ आ गए हैं, तो उन्होंने अपनी राजनीति बदली और ओबीसी वाले मुद्दे को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। तो इस पूरी कवायद से इंडिया गठबंधन वालों को फायदा मिल सकता है इन केस अगर जातिगत जनगणना हो जाती है और ओबीसी आरक्षण मिल जाता है तो। अब पांचवा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर चुनावों में ये ओबीसी वोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि 10 साल में बीजेपी के ओबीसी वोटर बढ़े हैं और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आपके सामने ये डेटा कह रहा है। देखिए, 2009 की बात करें तो बीजेपी के जो ओबीसी वोटर हैं वो है 22%, कांग्रेस के 24% और अदर्स यानी क्षेत्रीय पार्टियां 54%। 2014 में बीजेपी के 34%, कांग्रेस के 15% और अदर्स क्षेत्रीय पार्टियों के 51%। 2019 में आ जाइए, बीजेपी के 44%, कांग्रेस के 15% और अदर्स के 41%। तो देखा जाए तो ओबीसी वोट बीजेपी का साल दर साल बढ़ता गया है। अब आप जातिगत जनगणना का थोड़ा इतिहास जान लीजिए। तो अंग्रेजों ने 1881 से लेकर 1931 तक करवाई थी भारत में जातिगत जनगणना। फिर 1941 में जनगणना के आंकड़े छुपाए गए और ये किसका फैसला था? नेहरू, पटेल, अंबेडकर, मौलाना, इन सबको लगता था कि अगर हम जाति के आधार पर भारत की जनता को बांटेंगे तो इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसलिए 1951 में सिर्फ एससी और एसटी की ही गिनती हुई। फिर 2011 में कांग्रेस ने गिनती करवाई। मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय दलों के दबाव में आकर मनमोहन सरकार ने 2011 में करवाई थी जातिगत जनगणना। लेकिन 2013 में जब तक वो गिनती पूरी हुई, 2014 में अगर वो आंकड़े आते, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार पलट गई और मोदी सरकार आ गई। तो ये था जातिगत जनगणना और ओबीसी पर पूरी हिस्ट्री। अब आप इस पूरी वीडियो से समझ गए होंगे कि ओबीसी और जातिगत जनगणना के जो ये मुद्दे हैं वो 2024 में किसी का भी खेल पलट सकते हैं।
अब जो होता है वो तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।